इलेक्शन जीतते ही पावर और पैसे के नशे में धुत हमारे सो कॉल्ड लीडर्स सबसे पहले इस डेमोक्रेसी को बंदी बना लेते हैं और फिर अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने और अपनों के फायदे पर लगा देते हैं। फायदा फायदा सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स का, अपने डोनर्स और अपने हाई लेवल के सपोर्टर्स का, अपने दोस्तों यारों का, हाँ? और बाकी जनता यानी कि आप और मैं, अरे हम गए तेल लेने, हाँ? इन लीडरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा लिंक पार्ट 1 का, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जनता का खुलेआम इस डेमोक्रेसी की सर्कस में चूतिया कट रहा है। और पार्ट 2 में ये रहा लिंक, हमने ये बताया कि जनता का चूतिया कटता कैसे है। तो भाई इंडिया की सिचुएशन पर फोकस करते हुए आज पार्ट 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ और जनता की विश लिस्ट क्या होनी चाहिए कि उनका चूतिया ना कटे। सच बताऊं तो रास्ता मुश्किल है, हाँ? तो भाई कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, राइट? ग्रेट। तो देखो पैटर्न को समझते हैं। या देखो, चाहे स्टूडेंट्स हों या किसान, प्रवासी मजदूर हो या माइनॉरिटी ग्रुप्स, अरे डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी, इकोनॉमी हो या कोरोना, हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बैंक कर्मचारी हो या डॉक्टर, अरे इनकी किसी को कोई जवाबदारी नहीं। जब तक इनका और इनके दोस्तों की पावर और पैसा सेफ है तब तक ये खुश है। चाहे आप इनके भगत हो या अंधभक्त, अगर आप इनके एलीट और इंटरेस्ट ग्रुप में नहीं हो तो आई एम सॉरी टू से आप भी जनता की ही कैटेगरी में आते हो, ठीक है? हाँ, तो चूतिया कटने की कतार में आपका भी तहे दिल से स्वागत है। हाँ, तो भाई देखो, वैसे तो दुनिया भर में पॉलिटिशियंस ने डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर दिया है, पर इंडिया में ये गेम एक अलग लेवल पे खेली जा रही है। अरे यहाँ पर तो अपने भाइयों ने डेमोक्रेसी का एक ऐसा स्वरूप तैयार कर लिया है जहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो ये कर लेते हैं। यहाँ आप, हाँ आप वही करते हो जो ये चाहते हैं। एक ऐसा अजीब और खतरनाक सा सिस्टम तैयार हो गया है कि पावर में कोई भी पार्टी आ जाए वो आराम से आपको अपने चंगुल में फंसा लेती है, बड़े प्यार से और पूरे हक से आपको धोखा देती है, इलेक्शन से पहले किए गए वादों से मुकर जाती है और पूरे जोर शोर से आपका बैंड बजाती है, आपको अपनी फटी पर नचवाती भी है। और मजे की बात पता है क्या है? वो ये होती है कि बहुत सारे लोगों को यही लगता रहता है कि आहा कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। भैया ध्यान से सुनो, तुम्हारी बजाई जा रही है। तो जब तक लोगों को समझ आना शुरू होता है और रूलिंग पार्टी से परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है तो हम ऑपोजिशन को मौका ये सोच कर देते हैं कि अब जनता बदलाव चाहती है। जब ऑपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी बन जाते हैं और इसी सड़े गले सिस्टम को यूज करके सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करते हैं और अपना और अपनों के इंटरेस्ट ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, देश, संविधान, डेमोक्रेसी, जनता सब बकवास बन जाती है। 1-2 टर्म राज करने के बाद उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है ये बोल के कि अब जनता बदलाव चाहती है, और फिर पहली वाली पार्टी वापस से पावर में आ जाती है। बस जनता को यही बदलाव मिलता है। जैसे 2 भेड़िए और एक भेड़ वोट करने वाले हों कि आज डिनर में क्या पकेगा। क्या लगता है, क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में आज डिनर में क्या बनेगा? हाँ, तो भाई समझो, प्रॉब्लम बीजेपी या कांग्रेस की या किसी और पार्टी में नहीं है, ना ही प्रॉब्लम मोदी जी में है या राहुल गांधी में है। प्रॉब्लम है हमारी इस टूटी हुई डेमोक्रेसी में। इन्हीं भेड़ियों ने तो इस सिस्टम को तैयार किया है ना, और इसका एक सड़ा गला, पुराना, बदबूदार और बीमार ढांचा हम पर थोप दिया है। आज के इस दौर में तुम अगर एक ईमानदार और शरीफ नेता ढूंढ रहे हो
तो सच में तुमसे बड़ा चूतिया और कोई नहीं है। अरे यार, एक ईमानदार और शरीफ इंसान पहले तो इलेक्शन ही जीत कर दिखा दे। हाँ? और चलो मान लिया कि किसी तरह अगर वो इलेक्शन जीत भी लिया तो ईमानदार रह कर दिखा दे। हाँ, ना चाहते हुए भी इस सिस्टम की दलदल उसे अपने अंदर खींच लेगी, क्योंकि याद रहे यह सिस्टम सिर्फ इन लीडरों और पूंजीपतियों की तरफदारी करता है क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। और उनकी सोच बहुत सिंपल है, वो ये है कि अपना काम बनता है जनता। हमें अगर सही मायनों में बदलाव चाहिए ना, तो हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज को ठीक करता है दवाई देकर, उसी तरह जनता को डॉक्टर बन के इस बीमार डेमोक्रेसी के सिस्टम को मेडिकेट करना पड़ेगा। तो आज का वर्ड है मेडिकेट, और अपनी आसानी के लिए इस वर्ड मेडिकेट की हमने एक फुल फॉर्म बना दी है। इसके हर एक अल्फाबेट में एक सॉल्यूशन है, जिसकी बहुत लोगों ने अलग अलग टाइम पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बात की है। मैं सिर्फ उन सारे पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं। और हां, ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस सिस्टम की गुलामी से बाहर निकाल सकती हैं। एम, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एम से मैनिफेस्टो होता है, यानी कि घोषणा पत्र, उसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की शेप देनी चाहिए। आज अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है भैया? हाँ, इस दुनिया में बहुत समझदार और अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं जो इसे पॉसिबल बना सकते हैं। हर पार्टी का मैनिफेस्टो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो इन 5 मैंडेटरी टॉपिक्स पर सबसे पहले बात करेंगे: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। हर पार्टी को इन 5 बातों पर बताना पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद हर एक पार्टी अपने मनपसंद 5 और प्रोमिसेस कर सकती है। हर एक मैनिफेस्टो में मिनिमम 10 टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, और सब पार्टीज को एक जैसा स्टैंडर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट यूज करना चाहिए, ताकि हमें समझने में और कंपैरिजन करने में आसानी हो। पार्टी के लीडर को मैनिफेस्टो की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, जिसकी लीगल बाइंडिंग होगी, और अगर किए गए वादे पूरे नहीं हुए, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस भी होंगी। इलेक्शन से पहले लास्ट क्वार्टर में कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन की निगरानी में मैनिफेस्टो को रिव्यू किया जाएगा और किए गए वादों को स्कोर किया जाएगा। अगर स्कोर 60% से नीचे है तो पार्टी सेम लीडर के अंडर अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और अगर स्कोर 50 से नीचे है तो लीडर को 5 साल का पॉलिटिक्स से सस्पेंशन, और अगर स्कोर 30% से भी नीचे है तो पार्टी के लीडर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए सस्पेंशन के साथ साथ फाइन और जेल टर्म भी होनी चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है भाई, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसा होना चाहिए। कुछ तो डर हो इनको, अरे कुछ तो शर्म आए इनको। मैनिफेस्टो अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ये सब साले सोच समझ के वादे करेंगे, क्लियरली बताएंगे कि अगर हमारी मेजॉरिटी सरकार बनेगी तो हम ये सब करेंगे, और अगर स्प्लिट सरकार होगी तो हम इतना काम करेंगे या सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। हमें तो वैसे भी एप्स बनाने की बहुत आदत है, तो क्यों ना एक मैनिफेस्टो ट्रैकर बनाया जाए जो मंथ बाय मंथ या क्वार्टर बाय क्वार्टर जनता को पूरा हिसाब बताए। हाँ तो ये था हमारा एम फॉर मैनिफेस्टो। अगला अल्फाबेट है ई, यानी कि इलेक्शन कमीशन। हमें चाहिए एक पावरफुल, इंडिपेंडेंट ईसी की एस्टैब्लिशमेंट जो कि बिना किसी जोर जबरदस्ती और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ काम कर सके। और हां, एक बात और, अगर हमारे लीडरों को इतना ही विश्वास है कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और रिजल्ट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं, तो क्यों नहीं अगले 5 सालों तक
सारे स्टेट के और नेशनल गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं वो बैलेट पर करवा लिए जाएं? हाँ, जस्ट एक थॉट है, नहीं? तो इस दवाई का अगला अल्फाबेट है डी, और डी मतलब डोनेशंस। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशंस का हिसाब किताब पब्लिक डोमेन पर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लीडर किसके लिए काम करते हैं, या फिर इलेक्शन जीतने के बाद किसके लिए काम करने वाले हैं। आई से होता है इंडिपेंडेंट मीडिया। वैसे मुझे एम से मीडिया बताना चाहिए था, पर हमारे इंडिया की सिचुएशन देखकर बेहतर यही रहेगा कि हम आई से इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करें। आज के माहौल में जो थोड़ी बहुत, जितनी भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठती है वो सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ही उठती है। नेशनल मीडिया तो भक्ति में लीन है और देश की मेजॉरिटी सिर्फ नेशनल मीडिया ही देखती है। वैसे ध्यान रहे, अगले 1 साल के अंदर अंदर डिजिटल मीडिया पे भी बहुत सोचा समझा अटैक होने की पूरी संभावना है। जो थोड़ी बहुत आवाज़ें उठती हैं उन्हें भी चुप कराने की पूरी तैयारी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे इस मीडिया को इंडिपेंडेंट किया जाए। कैसे इन मीडिया हाउसेस के बिजनेस मॉडल को चैलेंज किया जाए, टीआरपी की गेम को कैसे समझा जाए। क्या कोई आइडिया है जिससे पैसे और पॉलिटिशियंस को मीडिया से खिलवाड़ ना करने दिया जाए? कैसे जर्नलिज्म को सेंसेशनलिज्म या एंटरटेनमेंट से अलग किया जाए? क्या हम यानी कि जनता इन बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और पैसे वाले कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ध्यान रहे, इनका सामान या सर्विसेज के खरीदार तो हम ही हैं। तो क्या इनको अपनी सोशल या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास करवाया जा सकता है? सोचो, ऑलमोस्ट 50% एमपीज जो 2019 की पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हुए हैं। यह हो जाता है हमारी दवाई का अल्फाबेट सी। कितना मुश्किल है ना ये समझना कि इनको टिकट कौन देता है और क्यों देता है। भैया, जो साले खुद क्रिमिनल्स हैं वो कितनी ईमानदारी के साथ हमारी सेवा करेंगे, है ना? वैसे तो सेक्शन 8(3) ऑफ आरपी एक्ट 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि किसी को भी 2 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली हो किसी भी ऑफेंस के तहत, तो कोई भी ऐसा इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो किसी को सजा मिलती भी है भाई। सालों साल चलते रहते हैं केस, तारीख पे तारीख। ना कोई सबूत मिलते हैं, ना कोई गवाह, और अगर मिलते भी हैं तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। सारे बाहुबली अपनी छाती चौड़ी करके पार्लियामेंट में पहुंचे जा रहे हैं। तो भैया, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, कोई आइडिया बताइए कि कैसे इन लोगों की फिल्टरिंग की जा सकती है? क्या चेंजेस होने चाहिए कि कैसे ये लोग ना पहुंच पाए पार्लियामेंट तक? तो ए से होता है एज। हर एक प्रोफेशन में एज लिमिट होती है, रिटायरमेंट एज होती है, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है मिनिमम एज लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो है 25 साल। यहां भी चेंज चाहिए। इलेक्शन लड़ने का टिकट मिलना चाहिए सिर्फ 35 से 65 साल के बीच। 8 से 10 साल का वॉलंटियर ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस लेकर आओ, चाहे तुम मंत्री के बेटे हो या संतरी के। एंट्री पॉइंट सिर्फ एक ही होना चाहिए। 65 साल की उम्र क्रॉस कर गए तो मार्गदर्शक समिति में आ जाओ, जिसमें कि सिर्फ 3 ही लोग हो सकते हैं। अगर चौथा आना चाहता है तो यहां भी उसको एक को रिजाइन करना होगा। 65 साल की उम्र से ज्यादा कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। यहां साला मरने से पहले कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताओ कोई और आइडियाज हैं एज को लेकर, तो वो भी बताओ। तो टी से है टैक्स रिटर्न्स। हर एक पॉलिटिशियन की टैक्स रिटर्न्स पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, दैट्स इट, पीरियड। ई से है इन गधों की एजुकेशन, मेरा फेवरेट पॉइंट। मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए हर पॉलिटिशियन का,
और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो। मिनिस्ट्रियां तो ऐसे बांटी जाती हैं जैसे कोई बंदर बांट हो रही हो। अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, जो सीधे चल नहीं सकते वो डिफेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, जिन्हें घंटा कुछ नहीं पता इकोनॉमी के बारे में वो साले फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं। बस लाल बत्तियों में घूमो, Z+ सिक्योरिटी के बीच चलो और जमकर चूतिया काटो जितना काट सकते हो जनता का। चिंता की कोई बात ही नहीं है, हैं? जवाबदारी ना तो इनकी कभी थी और ना ही कभी होने वाली है। कुछ गलत हो भी जाए, जो कि अक्सर हो जाता है, किसी भी लूप होल को मजे से यूज करो और सब अपनी अपनी पतली गली से निकल जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अनपढ़ लोग समझदार नहीं होते। मैं मानता हूं कि पढ़ा लिखा और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं, पर पार्लियामेंट में आने के लिए आपको ग्रेजुएट तो कम से कम होना ही होगा। और शर्म आनी चाहिए उन सब यूनिवर्सिटीज को जो अपने स्वार्थ के लिए इन गधे नेताओं को ऑनररी डिग्रीज बांटती रहती हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर एक कमाल का सिस्टम बना दिया गया है और वो भी बिल्कुल हमारी नाक के नीचे। डेमोक्रेसी की हालत इतनी डाइल्यूट कर दी गई है कि कोई भी पार्टी पावर में आ जाए वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। आज जरूरत है हमें एक ऐसे ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की जो मानवता की बात करे। हमारी विश लिस्ट में यह होना चाहिए कि पूरी दुनिया से कुछ नॉन पॉलिटिकल, पढ़े लिखे, समझदार और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग एक साथ आएं और एक कॉमन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, जिसका विजन ये होना चाहिए कि धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड पर लागू हो जाए। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो ना सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि किसी भी माहौल में इंप्लीमेंट किया जा सके, जिसके अंदर इनबिल्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हों, जिसमें जनता की भलाई प्रधान हो। एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। हमें इस डेमोक्रेसी को मेडिकेट करने की जरूरत है। टाइम आ गया है कि डिस्कशंस शुरू हों। इनिशिएटिव्स चाहे बहुत छोटे हों या फिर बहुत ही लोकल लेवल पर हों, पर इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। आवाज आपकी जितनी भी छोटी हो कोई बात नहीं, उसे उठाओ, बोलो, सही सवाल पूछो और पूछते रहो। लोकल लेवल पर बहुत सारी एसोसिएशंस या ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे। उनको ढूंढो, उनसे जुड़ो, अपने दोस्तों यारों को उनसे जोड़ो, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाओ। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं इस प्रॉमिस पर कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करेगी और पूरी ईमानदारी के साथ हमारा ख्याल रखेगी। यहां 70 सालों में एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जिसने हमारा चूतिया ना काटा हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, रास्ता मुश्किल है, लंबा है और ध्यान रहे कि यह रास्ता मुमकिन है। और हां, अगर यह चेंज अब नहीं हुआ तो बहुत जल्द बहुत देर हो जाएगी। जनता को सही मायनों में बदलाव चाहिए। जनता बदलाव चाहती है। तो भाइयों, प्लीज फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करो, कमेंट करो, और उनका भी स्वागत है जो ये समझते हैं कि बदलाव वगैरह सब बकवास है और ये सिर्फ एक ऐसी विश लिस्ट है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आइए बात करते हैं।